तो हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मेरे से तो अच्छे होंगे। तो आज जो आपको ये सामने दिख रहा है उद्यानिकी हॉर्टिकल्चर का पूरा सिलेबस, इसका करने वाले अपन पोस्टमार्टम। तो वो बड़े बड़े 5-5 घंटों के वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से याद होएगा, आपकी अंगुलियों पे आपके पूरी हॉर्टिकल्चर याद हो जाएगी। ट्रिक से ओनली 20 या 22 मिनट का वीडियो बनेगा, इसमें कंप्लीट हॉर्टिकल्चर करने वाले हैं। तो दिल थाम के बैठ जाइए। पर हॉर्टिकल्चर में दिल का क्या काम है, दिमाग थाम के बैठ जाइए और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो सिलेबस देख रहा है अभी करते हैं इसका पोस्टमार्टम, और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला, आप बहुत इंजॉय करोगे। बस शर्त एक है, आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने चाहिए। किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं, बस एग्रीकल्चर स्टूडेंट आप हो तो वीडियो को 100% इंजॉय करोगे और वीडियो के एंड में मेरे को फीडबैक देके जाओगे। तो एक बार सिलेबस की बात करें तो आपको ये दिख रहा होगा, ये कंप्लीट हॉर्टिकल्चर का सिलेबस है। उद्यान की फसलों सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति और भविष्य, उनके फ्यूचर के बारे में। नर्सरी प्रबंधन हो गया, पादप प्रवर्धन हो गया। मेन जो टॉपिक्स है, रोपण की विधियाँ हो गई, स्थान का चुनाव हो गया, रेखांकन की विधियाँ हो गई, पाला लूफलन आदि हो गई। और सबसे मेन जो चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं वो फलोद्यान में पादप वृद्धि नियंत्रण का उपयोग और विधियां वगैरह। फिर नीचे जो है ये तो अपने सब्जियां जो दे रखी है, क्रॉप्स वगैरह, वो अपने को पढ़नी होती है। तो ये मेन अपना फंडामेंटल वाला सिलेबस हो गया, इसका कर देते हैं अभी पोस्टमार्टम, पूरा खोल के रख देते हैं इसको। तो स्टार्ट करते हैं, पहले अपन मेन चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 1K लाइक्स का, 1000 लाइक्स का। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। देखो हॉर्टिकल्चर शुरू से 0 लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। रिवीजन क्लास है, फास्ट ट्रिक रिवीजन है। हॉर्टिकल्चर है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको पता भी हो, पर मैं दोबारा बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि 0 से स्टार्ट करके अपने को ऊपर तक जाना है। तो ठीक है, हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन, देखो जिनके पीछे कल्चर है वो अधिकतर 99% लैटिन भाषा के शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। हॉर्टस जो होता है उसका मतलब होता है उद्यान, गार्डन या बगीचा जहाँ पे अपन खेती करते हैं। प्लस कल्चर का अर्थ सबको पता है, एग्रीकल्चर आप पढ़ रहे हो, एग्रीकल्चर इसमें ही आपकी सब्जेक्ट जो टाइटल है उसी में कल्चर शब्द है, उसका मतलब होता है उगाना या खेती करना या कल्टीवेट करना। और ये जो शब्द है हॉर्टिकल्चर, ये सबसे पहले किसने दिया था? पीटर लोरेनबर्ग और एडवर्ड फिलिप्स, 2 वैज्ञानिक थे, पीटर लोरेनबर्ग और एडवर्ड फिलिप्स ने ये दिया था। अब हॉर्टिकल्चर अपन पढ़ रहे हैं तो ऐसा है नहीं कि केवल फलों को उगाना ही हॉर्टिकल्चर कहलाएगा, नहीं। फल, सब्जियां, सुगंधित पौधे, फूल, ठीक है, मसाले वाली फसलें, इन सबको उगाना सम्मिलित रूप से अपना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब मेनली हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस की बात करें मोटा मोटा तो 3 होती है, बाकी 4th ब्रांच के रूप में एक और जाना जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट हो गई पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, अब देखो एक चीज़ मैंने बताई, कल्चर जिसके आता है वो 99% लैटिन के हो गए और जिनके पीछे वाई आता है वो ग्रीक के होते हैं, जैसे एग्रोनॉमी, ठीक है, मेट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, वाई जिसके पीछे आ रहा है वो ग्रीक के हैं। बट ये जो पोमोलॉजी है ये क्या है? अपवाद है, इसके पीछे वाई आ रहा है पर ये क्या है? लैटिन प्लस ग्रीक, 2 भाषा से मिलकर बना हुआ है, लैटिन और ग्रीक। और पोमोलॉजी में स्टडीज़ किसकी करते हैं? फ्रूट्स के बारे में अपन स्टडीज़ करते हैं, उनका प्रोडक्शन को लेके, उनके मतलब फ्रूट्स की जो सारी चीज़ें उगाने से लेके खाने तक का, मार्केट में घूम के जो आ रहा है प्रोसेस, उसका सारा स्टडीज़ करते हैं पोमोलॉजी में। अब फ्रूट्स को लेके क्रांति हुई थी, गोल्डन रिवोल्यूशन, सुनहरी क्रांति। फ्रूट्स को लेके अपने रिवोल्यूशन नहीं है, गोल्डन रिवोल्यूशन या सुनहरी क्रांति, जिसका जो जनक है वो कौन है? डॉक्टर KL चड्डा, डॉक्टर KL चड्डा। सेकंड इसकी ब्रांच है ओलेरिकल्चर। अब ये कल्चर आ गया, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, दोनों लैटिन वर्ड है, ठीक है। ओलेरिकल्चर में क्या करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं, और फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं? पुष्प का अध्ययन करते हैं। बात करें अगर इसकी 4th ब्रांच की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आती है PHT, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो कटाई उपरांत जो भी क्रिया की जाती है उनको संशोधित किया जाता है वो चीज़, तो वो भी हॉर्टिकल्चर की ब्रांच में आती है। जैसे जैम, जेली, कैंडी, मुरब्बा, सॉस, केचप तैयार करते हैं, वो PHT के अंतर्गत आता है। बात करते हैं नेक्स्ट इसके जो महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, कोई मैटर नहीं करता आप 11th क्लास में हो, 12th में हो, प्री PG कर रहे हो, जेट, ICAR, UPCAT, MPCAT, किसी भी एग्जाम की, नेशनल या आप सेंटर एग्जाम की या स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर कहीं आपको ये मिल जाएगी। और कॉमन चीज़ें हैं, आपको कॉमन आर्ट्स वाले एग्जाम्स में भी ये चीज़ें पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट नंबर पे, देखो इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, नवोविचार और प्रौद्योगिकी जो संस्थान है वो कहाँ पे? जयपुर में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। बाकी इस PDF का जो है मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको और भी चीज़ें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत कम समय में रिपीट, ठीक है। इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे? जयपुर में है। और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यानिकी बोर्ड, ये कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा। कब स्थापना हुई थी? 1984, 1984 में इसकी स्थापना हुई। किसकी? NHB, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। नेक्स्ट है राजस्थान उद्यान निदेशालय, जो राजस्थान उद्यान निदेशालय वो कहाँ पे है? जयपुर, राजस्थान उद्यान निदेशालय जयपुर। स्थापना कब हुई थी? 1989 में, 1989 में,
राजस्थान उद्यान निदेशालय जयपुर 1989 और नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा 1984। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM, बहुत मोस्ट है, बहुत जगह पूछा जाता है, छोटा पेपर हो या बड़ा पेपर हो। ये क्या है, फेवरेबल क्वेश्चन है, मोस्ट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो हर जगह आपको पूछे ही जाते हैं। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2005, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2005। एक और आएगा इसके साथ MIDH मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, उद्यान की समन्वित विकास परियोजना, मिशन ऑफ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको MIDH मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर 2014-15। फिर है नेशनल फूड सेफ्टी मिशन NFSM, इनकी फुल फॉर्म भी कभी बार पूछ लेते हैं। तो NFSM की जो फुल फॉर्म है आपको वो है नेशनल फूड सेफ्टी मिशन 2007। फिर जो सबसे मोस्ट चीज़ है वो है राजस्थान में उद्यान शाखा योजना। जो उद्यान शाखा योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी, फरवरी 1996 में स्टार्ट की गई थी, फरवरी 1996 में। फिर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2006। ये तो हो गई इससे हॉर्टिकल्चर से संबंधित मेन चीज़, की पॉइंट्स जो आपको हर बार पूछे जाते हैं। और आपको एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को मैं मानता हूँ, देखो हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है, सेकंड बहुत जो पार्ट है ना सबसे बड़ा एग्रोनॉमी के बाद में वो हॉर्टिकल्चर ही है। तो हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हो तो इतना सा हॉर्टिकल्चर के बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। तो ये अपनी योजनाएं होगी, एक बार रिपीट कर लेना इनको, यहाँ के यहीं याद करनी है और बेस्ट है। अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि यही आपको पूछी जाए। नेक्स्ट बात करते हैं ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको प्रतिदिन 120 ग्राम फल खाना चाहिए और सब्जी कितनी लेनी चाहिए, 300 ग्राम। एक स्वस्थ व्यक्ति को ICMR के अनुसार 120 ग्राम फल और 300 ग्राम सब्जियां लेनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की, ये ध्यान से देख लेना, इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हर पेपर में आता है, फिर से कर रहा हूँ, चाहे छोटा पेपर हो चाहे बड़ा पेपर हो, आपको हर कहीं देखने को मिलेंगे। तो इनमें से प्लीज़ कंफ्यूज ना हो, ध्यान से देखें। अभी मैंने पहले भी बात की थी कि दिल थाम के बैठना है ना, सॉरी दिल का क्या काम है हॉर्टिकल्चर के अंदर, दिमाग को थाम के बैठना है, एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके बैठना है, ध्यान से बैठना है बिल्कुल, और कोई दिक्कत नहीं है। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, सब ट्रॉपिकल जो होता है सूखा, उनका है लखनऊ के अंदर है। फिर CI, देखो ये तीनों में आप बहुत कंफ्यूज होते हैं तो इनका ध्यान रखना, और ये सबसे मोस्ट तीनों ही हैं। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ UP के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क, ये ऊपर वाला हो गया उपोष्ण जिसको बोलते हैं, उपोष्ण का कहाँ पे है, लखनऊ UP में है। और शुष्क एरिड हॉर्टिकल्चर, शुष्क का कहाँ पे है, बीकानेर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर है, सेंटर का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान बीकानेर। थर्ड नंबर पे आप देखोगे CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, टेम्परेट का मतलब होता है शीतोष्ण, सर्दियों वाले। तो सर्दियों वाले फल कहाँ पे उगेंगे, नॉर्मली कॉमन सेंस की बात है, जम्मू एंड कश्मीर, अपने भारत की बात कर रहे हैं तो श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। ये तीनों एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फुल फॉर्म बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ UP, CIAH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर, और CITH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अब नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है उनकी बात कर लेते हैं। देखो ये पेज हो सकता है इस पेज में से आपको याद हो, बट आगे की जो अपन इन्फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं वो कहीं नहीं मिलेगी आपको फार्मर्स क्लब फैमिली के अलावा। बहुत मेहनत से तैयार किया है, शॉर्ट नोट्स हैं, फिंगर्स पे आपको याद होने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान से प्लीज़। बाकी वीडियो के एंड में आपको कुछ सरप्राइज भी मिलने वाला है, मेरे को फीडबैक दे के जरूर जाओगे। और जो एम है 1K लाइक्स का, 1000 लाइक्स इस वीडियो पे, तो वो आप कंप्लीट करोगे, मुझे उम्मीद है, साथ दोगे, पूरा विश्वास है। तो बात करते हैं IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, हस्सरगट्ठा बेंगलोर, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी UP। और सब्जियों का अध्ययन जो करते हैं वो किस में करते हैं, 3 ब्रांचेस बताई थी मैंने, ठीक है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो ओलेरिकल्चर जो है उसके अंदर क्या करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन करते हैं, ओलेरिकल्चर में सब्जियों, और सब्जियों से संबंधित अनुसंधान संस्थान की बात करें तो अपना इंडिया लेवल का है IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वो कहाँ पे, वाराणसी UP। फिर आता है CFTRI सेंट्रल जो फूड टेक्नोलॉजी का है, वो कहाँ पे, मैसूर कर्नाटक, और इसकी स्थापना 1950। हर एग्जाम में पूछा जाता है CFTRI की फुल फॉर्म, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मैसूर कर्नाटक के अंदर है। फिर है CPCRI, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन मतलब रोपण जो फसलें होती हैं जिनको रोप के उत्पादन लिया जाता है, प्लांटेशन क्रॉप, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरगोड केरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है CTCRI सेंट्रल जो ट्यूबर क्रॉप्स है, ट्यूबर कंद वाली ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रपुरम केरल, ये दोनों केरल में है, कौन सा, प्लांटेशन क्रॉप का और ट्यूबर क्रॉप्स का। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय नींबू वर्गीय
केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान। नींबू वर्गीय का कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। अब लास्ट लाइन बची इस पेज की, फिर जो पढ़ने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है अपनी। तो जो फल और सब्जी उत्पादन है उसमें भारत जो अपनी कंट्री है उसका सेकंड नंबर पे है, फल और सब्जी उत्पादन में सेकंड पे है, बट चीन जो है वो फर्स्ट नंबर पे है। अब भारत सेकंड पे है पर सारी चीज़ों में टोटल जो आपका प्रोडक्शन है उसमें सेकंड नंबर पे है। बात करें फर्स्ट पे किस पे, तो आम, केला, पपीता, काजू, इनमें भारत फर्स्ट नंबर पे है। और राजस्थान की बात करें तो जो नींबू वर्गीय संतरा जो आपका आता है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा वही पैदा होता है संतरा फलों के अंदर। अब बात करते हैं आपके जो मोस्ट, जो मैं पढ़ाने के लिए नोट्स बनाए शॉर्ट, उनकी यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले देखेंगे फलों का वर्गीकरण। फलों का वर्गीकरण, उससे पहले कुछ चीज़ें दी हुई है वो बता देता हूँ। केले में कार्बोहाइड्रेट्स 27%, मोस्ट क्वेश्चन है केले के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितना पाया जाता है? 27। और आम का जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है उसका लगभग 40%, 40% अकेला इंडिया पैदा करता है आम का प्रोडक्शन, और आम में फर्स्ट नंबर पे इंडिया। वैसे टोटल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में सेकंड नंबर पे है ऑल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और केला के उत्पादन में इंडिया फर्स्ट है, आम, केला, काजू, पपीता बताया मैंने अभी। आभासी तना, सूडोस्टेम, देखो आभासी तना सूडोस्टेम क्या होता है, आप किस में पाया जाता है? सीधा क्वेश्चन आता है कि सूडोस्टेम या आभासी तना किस में देखने को मिलता है, तो केले में। आपने देखा होगा केले के पेड़ को काटते हो तो परत ही परत, छिलके की परत ही परत निकलती है, छीलते हैं जैसे प्याज के ऊपर नहीं छीलते वैसे थोड़ा हार्ड वाला आता है। बाकी जैसे काष्ठीय जो तने आते हैं, हार्ड जो आते हैं स्टेम, उनकी तरह नहीं होता, अपने खेजड़ी बबूल की तरह नहीं होता इसका तना, आभासी तना होता है। एक तने की तरह लगता है बट तना नहीं होता है वो, ठीक है, उसमें वो लिपटे हुए होते हैं। तो केले के अंदर पाया जाता है आभासी तना, इसको सूडोस्टेम बोलते हैं। अब मेनली जलवायु के आधार पे फल 3 प्रकार के हैं। अभी जैसे इंस्टीट्यूट पढ़े थे वो भी 3 थे। ट्रॉपिकल कहाँ पे था? टेम्परेट था जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर जम्मू कश्मीर, ठीक है। सब ट्रॉपिकल का था लखनऊ में, और एरिड का तो था वो बीकानेर में था। बात करते हैं पहले उष्ण जलवायु के फल। अब उष्ण जलवायु के फल क्या होते हैं? ट्रॉपिकल, जिनको मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है, गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, नमी भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए उनको, गर्मी भी दबा के चाहिए और पानी भी उनको बहुत अच्छे से चाहिए। तो वो होता है उष्ण जलवायु के, जैसे कि आम, केला, पपीता, काजू, नारियल, या जिसको बोल सकते हैं अपन जैसे समुद्र के किनारे वगैरह जो मौसम मिलता है सेम वो साथ, थोड़ा ह्यूमिडिटी भी अधिक हो, टेम्परेचर भी अधिक हो, वो होते हैं उष्ण जलवायु के। तो कौन कौन से आएंगे? ट्रॉपिकल में आम, केला, पपीता, काजू। अब आता है टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है ठंडा, शीतोष्ण, सर्दी वाली जगह। तो सर्दी कहाँ पे पड़ेगी? ज़्यादातर सर्दी वाले जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहाँ पे क्या क्या होता है? सेब, स्ट्रॉबेरी, ठीक है, लीची, नाशपाती, बादाम और अखरोट, ये सब सर्दी वालों की जगह है। अब आता है सब ट्रॉपिकल, जैसे कि अपने जैसे, ठीक है, गर्मी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, ज़्यादा गर्मी भी सहन नहीं होगी, ज़्यादा पानी भी सहन नहीं होगा, वैसे मर जाएंगे ऐसे मर जाएंगे। तो सब ट्रॉपिकल राजस्थान की जलवायु वाले। तो राजस्थान में क्या क्या होता है देख लो, नींबू, अमरूद, बेर, आंवला, अंगूर, खजूर, बेलपत्र और अनार, ये हो गए राजस्थान वाले। तीनों इंस्टीट्यूट आपको याद रखना है, CITS, CIAH और CISTH, ठीक है। तीनों की लोकेशन आपको याद रखनी है, और तीनों के आधार पर मैंने फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन बता दिया, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन हो गया, अब आता है फल प्रकार, फ्रूट टाइप। दिख रहा होगा आपको फ्रूट टाइप, मेरी फोटो के नहीं, तो फ्रूट टाइप फल प्रकार, तो सरस और बेरी, इनमें सीधा आता है। और अगर आपको समझना है ना कि उपोष्ण किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, टेम्परेचर क्या चाहिए, क्लाइमेट क्या चाहिए, सूटेबल सोइल क्या होगी, सरस किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं सरस, या फिर खाने वाले योग के भाग के आधार पे भी बताऊंगा मैं, क्लासिफिकेशन सारा कुछ देखेंगे। प्रोपोगेशन वाला टॉपिक, नर्सरी विधियाँ कंप्लीट होएगा, बस शर्त एक है, एंड तक बने रहना यार क्लास के, ठीक है, बहुत मेहनत से तैयार की है। तो फल प्रकार ये समझना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, फर्स्ट ईयर के लिए मैंने क्लास लगाई थी, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्लास है, पूरा ओपनली समझा है, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो जिसको अगर थोड़ा इंटरेस्ट है कि बहुत डीपली समझना है बोर्ड पे स्टडी करके, तो वो क्लास देख लेना, ये कंप्लीट चीज़ें वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन के साथ मिल जाएगी। बात करते हैं फल प्रकार की, टाइम ख़राब नहीं करते हुए। तो सरस और बेरी ये किस किस का होता है? पपीता, केला, चीकू, अंगूर और अमरूद, इनका फल प्रकार क्या होता है? सरस या बेरी। डिस्क्रिप्शन में चेक करना लिंक क्लास का, ठीक है, मैं डाल दूंगा। फिर आता है स्टिल, ड्रूप या स्टोन, आम, बेर, जामुन, नारियल और खुबानी। खुबानी के अंदर, खुबानी आती है फल्स के अंदर, फ्रूट्स में आती है, ड्राई फ्रूट्स में आएगी। 72% कार्बोहाइड्रेट, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट्स खुबानी में 72%, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी बात करें खजूर की, तो देखो खजूर को NCERT की जो बुक है ना उसमें सरस या बेरी दे रखा है। तो अगर कंपटीशन एग्जाम में आता है आपको रिट वगैरह लगानी है तो इसको आपको ये याद रखना, सरस और बेरी, सरस या बेरी, ठीक है। और ये वैसे अगर बात करें गुट्टी के हिसाब से जो मैं क्लास में समझाया था, वैसे स्टिल में आएगा ये, क्योंकि खजूर में बीच में गुट्टी आती है, ठीक है, आम की तरह ही तो आता है खजूर, बीच में गुट्टी, ऊपर वो कवर, तो वो स्टिल में आना चाहिए। बट NCERT ने क्या बोला है कि ये किस में आ रहा है? सरस या बेरी में आ रहा है, जिसमें पपीता, केला, चीकू आ रहा है उसमें, ठीक है। छोड़ते हैं अपन इसको, आगे चलते हैं फल प्रकार के अंदर ही। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे, हेस्पर्डियम, हेस्पर्डियम या मैंड्रिन,
ढीली त्वचा वाले फल देखा आपने, मौसम्बी वगैरह आती है, नाखून से अपना ऐसे ही छील लेते हैं, कवर उतर जाता है, छिलका थोड़ा ढीला पाया जाता है। वो जो ढीले त्वचा वाले आते हैं नींबू वर्गीय, वो सारे किसमें आते हैं, हेस्पर्डियम। उनका फल प्रकार क्या होता है, फ्रूट टाइप हेस्पर्डियम। कैप्सूल किसका है, भिंडी और आंवला, बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्सूल, भिंडी और आंवला। नेक्स्ट ब्लास्टुला अनार का है, अनार का नाम क्या है, पुनिका ग्रेनेटम। क्या नाम है, पुनिका ग्रेनेटम। फैमिली क्या है, पुनिकेसी। और फ्रूट टाइप क्या है, ब्लास्टुला। फिर आता है नट, नट किसका है, काजू और लीची का। फिर आता है सीजोकार्प, गाजर, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाजर का जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, फल प्रकार सीजोकार्प। और साइकोनस किसका है, अंजीर का, अंजीर का क्या है, साइकोनस। और सोरोसिस किसका है, पाइनएप्पल का। और पेपो, फल प्रकार पेपो अगर कहीं पे आता है, कुकुरबिटेसी कुल की कोई भी आपको मिल रही है, कुकुरबिटेसी कुल का सबका क्या होता है, पेपो ही होता है। कुकुरबिटेसी कुल का क्या होगा, पेपो। नेक्स्ट बात करते हैं आगे फल प्रकार की। ये अब आता है खाने वाले भाग के आधार पे वर्गीकरण। फलों का अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। देखो ये क्लासिफिकेशन मैंने जो लॉन्ग टर्म में बताया ना थ्योरेटिकल, वो क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये अपनी रिवीजन क्लास है। तो खाने वाले भाग के आधार पे आम, आम के अंदर क्या खाते हैं, मीजोकार्प, मध्य फल वित्ती। देखो गुठली को अपन निकाल देते हैं, आम का अस्ट्रेलिया ड्रुप मैंने बता दिया, अस्ट्रेलिया ड्रुप, ठीक है, गुठली वालों का। तो मध्य फल वित्ती को खाते हैं और उसको जो अंदर बीज है उसको अपन निकाल देते हैं। नेक्स्ट है केला, बात करें केले की तो केलों में मीजोकार्प और एंडोकार्प दोनों को खाते हैं अपन। बेर के अंदर वही है सेम, ठीक है, बाह्य फल वित्ती को खाते हैं, बाह्य वाली को, गुठली को अपन छोड़ देते हैं। नाशपाती और सेव सबसे इंपॉर्टेंट है आज का इसमें खाने वाले भाग के आधार पे अगर बात करें तो नाशपाती और सेव। नाशपाती और सेव में मांसल पुष्पासन, तो ये तो आपको याद नहीं रहेगा, आप थैलेमस याद रखना। थैलेमस देख पा रहे हो, थैलेमस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें। अब थोड़ा सा और दिमाग को सेंटर में ले आओ, कुछ चीज़ चल रही है आपके रील्स वगैरह दिमाग में, तो प्लीज़ स्टॉप दैट और ये चीज़ देख लो। प्रोवोकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और इतने प्यारे तरीके से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ईजी वे में, सीधा यहाँ को घुसने वाली है आपके, ठीक है। बात करते हैं प्रवर्धन। देखो पौधों के अंदर एक पौधे से दूसरा पौधा बनेगा तो उसको प्रोपगेशन बोलते हैं, प्रवर्धन। और अपने बात करें ह्यूमंस में इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जनन, ठीक है, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, जनन बोलते हैं। तो जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल एसेक्सुअल। तो वैसे ही पादपों में सेम प्रोसेस होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, लैंगिक परिवर्तन और अलैंगिक परिवर्तन। अब देखो लैंगिक परिवर्तन में अपन ने क्या पढ़ा था, 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे होंगे आप, रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमन से रिलेट करके ही अपन पढ़ते हैं, क्योंकि अपन जब चीज़ों को अपने दैनिक जीवन की चीज़ों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो ही लंबे समय तक याद रखना पाएंगे, रटना नहीं है अपने को। तो देखो प्रवर्धन दो प्रकार का होगा भाई, एक पौधे से दो पौधे बनाने इसकी दो विधियां हैं, एक तो सेक्सुअल, एक अनसेक्सुअल या एसेक्सुअल, ठीक है। लैंगिक परिवर्तन में क्या चाहिए अपने को, एक नर और एक मादा चाहिए, ठीक है, दो अलग अलग लिंग वाली चाहिए, नर और मादा दो पार्टिसिपेट करेंगे तब जाके लैंगिक परिवर्तन कहलाएगा। और अलैंगिक परिवर्तन में क्या पढ़ा था हमने कि कोई भी एक हो, नर हो या मादा, उसके बॉडी पार्ट से या उसी से नई संतति का निर्माण हो जाता है, अलैंगिक परिवर्तन कहलाता है। बात कर रहे हैं लैंगिक परिवर्तन की, तो लैंगिक से परिवर्तन करेंगे तो विषम युग्मता पाई जाएगी, भिन्नता उनमें, हेरिडिटी है वो उनमें पाई जाएगी। क्यों, क्योंकि नर में अलग गुण थे, मादा में अलग गुण थे, गुणसूत्र एक जगह, युग्मक बने, संतति का निर्माण हो तो विभिन्नता पाई जाएगी। उनकी आयु अधिक रहेगी, प्रतिरोधकता रहेगा, सरल विधि है, ठीक है, ये सरल विधि है, नॉर्मली हो रही। अब बात करते हैं अलैंगिक परिवर्तन की। तो अलैंगिक परिवर्तन में ट्रू टू टाइप, इसका मतलब समझो ट्रू टू टाइप। आपने एक शब्द सुना होगा क्लोन, देखो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, एक शब्द सुना होगा क्लोन और सोमा क्लोन। क्लोन किसको बोलते हैं, ऐसा जो अपने माता और पिता के हूबहू समान, उसको क्लोन बोलते हैं। और प्लांट्स के अंदर सेम कंडीशन हो कि कोई ऐसी संतति जो अपने माता पिता के जनक जो है, उनके पेरेंट्स हैं, उनके हूबहू समान हो, फोटोकॉपी हो, तो उसको बोलते हैं सोमा क्लोन। तो ये चीज़ देखा ट्रू टू टाइप। ट्रू टू टाइप का मतलब है जैसे माता पिता हैं उसके वैसे ही वो संतति बन रही है। तो पौधों के अंदर जिस पौधे का मैंने पार्ट लिया, एवरेज मैंने लिया, गुलाब की कोई टहनी थी, वो मैंने टहनी तोड़ के उसको मैंने लगा दिया, उससे नया पौधा तैयार कर लिया, तो वो अलैंगिक में हो गया, ठीक है, एसेक्सुअल प्रोपगेशन हो गया। एक ही चीज़ चाह रही है अपने को, ट्रू टू टाइप, जैसा उसके पेरेंटल में था सेम वो ही गुण उसमें आएंगे, तो इसको ट्रू टू टाइप बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े से डब्ल्यू के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ट्रू टू टाइप के कौन सा परिवर्तन है, तो थोड़ा सा ध्यान से। अब इसमें देखो ट्रू टू टाइप वाले होंगे जल्दी फलन होगा, समयुग्मजी होंगे, इनमें विभिन्नता पाई नहीं जाएगी, जैसा बाप में था वैसा बच्चे में आ गया। उम्र कम रहेगी, इनमें तनाव सहन नहीं कर सकते, सॉफ्ट रहेंगे तनाव सहन। तो ये तो यहाँ पे लैंगिक परिवर्तन तो हो गया खत्म। बात करते हैं अलैंगिक परिवर्तन। ये क्या है, जटिल विधि है, हॉर्टिकल्चर के अंदर बहुत बड़ा इसका मैटर है, अभी समझाऊंगा आपको एक चार्ट के द्वारा, कोई टेंशन नहीं लेनी। अलैंगिक परिवर्तन देखो अब क्या करेंगे, अलैंगिक परिवर्तन करेंगे अपन, तो अलैंगिक परिवर्तन में अपन एक पार्ट लेंगे पौधे से नया पौधा तैयार करने के लिए, एसेक्सुअल हो गया ना भाई, दोनों चीज़ें सब भाग नहीं ले रही, पार्टिसिपेट नहीं कर रही इसमें, तो क्या क्या पार्ट से अपन कर सकते हैं, तो इसके प्रकार है देखो, कलम या कटिंग, दाब या लेयरिंग, उपरोपण या ग्राफ्टिंग और कलिकाएं, मेनली चार है।
ये चीज़ें याद रखना, ये चारों क्या है, अलैंगिक प्रवर्धन के प्रकार है। तो बात करते हैं पहले की, कलम या कटिंग की। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है कि जो अपन कलम लगाते हैं वो 45 डिग्री के कोण पे लगाना चाहिए। कैसे? 45 डिग्री के कोण पे लगेगा और 2/3 भाग भूमि के अंदर रहेगा। 45 डिग्री का कोण ऐसे होगा, 45 डिग्री के कोण पे लगेगा और 2/3 भाग अंदर रहेगा। और IBA जो होता है, एंडोल्ब्यूटेरिक एसिड, जो जड़ें उत्पन्न करता है, फास्ट जो आपके रूट्स हैं उनको ग्रो करता है या उसको ग्रो करने के लिए फोर्स करता है कि जड़ें जल्दी निकले, जो भी आप कलिका लिए उसमें, तो उससे उपचारित करके फिर लगाते हैं। तो ये तो मान ली बात हो गई कलम की। अब कलम भी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। कलम कौन कौन सी होती है? रूट जड़ कलम, लीफ पत्ती कलम और स्टेम तना कलम। अब देखो जड़ कलम किस में काम में लेते हैं? मेनली अमरूद में काम में लेते हैं। मोटाई उसकी चाहिए 0.5 से 1 सेमी, 0.5 से 1 सेमी, ठीक है। बात करते हैं पत्ती कलम। पत्ती कलम देखो, जड़ कलम का मतलब यहाँ पे ये हो गया है कि किसी पौधे को विकसित करने के लिए उसकी जड़ का एक हिस्सा ले रहे हैं, 0.5 से 1 mm तक का मोटा और 10 से 15 सेमी लंबा, उसको 45 डिग्री के कोण पे IBA से उपचारित करके 2/3 भाग उसका अंदर देके उसको फेवरेबल कंडीशंस अपन दे रहे हैं नर्सरी में, तो उससे नया पौधा तैयार कर रहे हैं। वो जड़ कलम कहलाएगा। और किस में आएगा? एसेक्सुअल अलैंगिक प्रवर्धन के अंतर्गत आएगा ये चीज़ कन्फर्म। तो ये अमरूद में करते हैं इसका उदाहरण। बात करते हैं पत्ती कलम। पत्ती के द्वारा नया पौधा तैयार कर रहा है, तो जो 3 ब्रायोफिलम, बोगेनविलिया, पत्थर चट्टा, ये ऐसे हैं जो पत्ती के द्वारा ही नया पौधा तैयार हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे मेनली तना कलम की। तना कलम, तो तना कलम में क्या करते हैं, 15 से 20 सेमी मोटी लेनी है और 22.5 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कोने में दिख रही होगी आपको 22.5 सेमी, ये लो अब दिख जाएगी, 1 मिनट थोड़ा क्लियर हो जाइए। ये यहाँ पे दिख रहा होगा तना कलम, 15 से 20 सेमी मोटी और 22.5 सेमी लंबी। इस चीज़ को नोट कर लो, स्टार लगा के, 1 नहीं 2 नहीं 3 स्टार लगा लो इसके, 22.5 सेमी लंबी, ठीक है। अब तना कलम के प्रकार देखो, पहले क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर कलम 3 प्रकार की, जड़ कलम, पत्ती कलम और तना कलम। अब तना कलम 3 प्रकार की है, कौन कौन सी है? कोमल तना, सॉफ्ट वुड, अर्ध कठोर, सेमी हार्ड वुड और हार्ड कठोर तना। सबसे सॉफ्ट तना, थोड़ा हल्का सा हार्ड और पूरा हार्ड, 3 प्रकार हो गए तने। तो सबसे पहला है कोमल तना, सॉफ्ट, जो 2 माह से कम के तने हैं, जो लचीली डालियाँ हैं उनसे अपन लगाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली के अंदर। अर्ध कठोर जो होता है, सेमी हार्डवुड, 6 महीने तक का पुराना इसमें चलेगा आपके, वो आएगा इसमें मोगरा, चमेली। अब आता है हार्डवुड, कठोर तना कलम, सबसे मेन है, 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। और किस में काम में लेते हैं? अंगूर और अनार में। अंगूर में जो करते हैं अपन, वो किससे करते हैं? हार्डवुड कटिंग। ये चीज़ याद रखना, अंगूर में जो करते हैं हार्डवुड कटिंग करते हैं, हार्डवुड कटिंग, कठोर तना कलम। ये हो गया आपका कलम का पूरा। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं आगे का, 1 मिनट, दाब लेयरिंग। कलम हो गई, 4 बताई थी मैंने, दाब लेयरिंग। अब देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें लोगों को फ़र्क नहीं होता कि कलम क्या होती है, लेयरिंग क्या होती है, दाब। तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ ध्यान से समझना। दाब या लेयरिंग किसको बोलते हैं? दाब के द्वारा किसी मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे अलग किए, तो ये मेरा पौधा है, ठीक है, मात्र पौधा है, ये मेरा हाथ हो गया, ठीक है। अब इससे मैं इसकी कोई सी भी शाखा या टहनी को लूँगा और इससे बिना काटे नया पौधा, ये अंगुली है, ये इसकी टहनी हो गई, इसको बिना इससे काटे दूर किए इसी से नया पौधा तैयार कर लूँगा, उसको बोलेंगे दाब कलम या लेयरिंग। मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे पृथक किए उसे कृत्रिम रूप से जड़ें उत्पन्न करना क्या कहलाता है? दाब या लेयरिंग कहलाता है। और इसके लिए क्या करते हैं? 2.5 सेमी छाल उतारते हैं। ये इसके प्रकार है, 1 2 3 और 4 इसके मेन प्रकार है दाब या लेयरिंग के। एक है साधारण दाब, सिंपल लेयरिंग, मोगरा और चमेली में करते हैं, ठीक है। फिर है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार का उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी बेल है अपने ज़मीन पे पड़ी है, उसको इस टाइप से अपन मर्दा में दबा देंगे। यहाँ पे मर्दा की ढेरी लगा देंगे, यहाँ पे ढेरी, यहाँ पे ढेरी, यहाँ पे ढेरी, और यहाँ पे दे देंगे अपन उसमें पानी, ठीक है। ये क्या हो गया? उसमें दे देंगे पानी, तो जहाँ जहाँ पे मर्दा के संपर्क में आई वो ये सर्पिलाकार, सर्प के आकार में हमने उसको कर दिया, तो यहाँ से नए पौधे विकसित हो गए, उनको काट के दूसरी जगह लगा देंगे, उसको बोलेंगे सर्पिलाकार। एक टहनी से अधिक पौधे तैयार किए जाते हैं, स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली में काम में लेते हैं। फिर आता है सबसे मेनली डेरी या माउंट लेयरिंग, डेरी दाब या माउंट लेयरिंग, धेड़, स्टूलिंग दाब भी इसको बोलते हैं। ये अमरूद और सेब में काम लेते हैं। अमरूद की कॉमर्शियल प्रोपगेशन मेथड के अंतर्गत आती है, एसेक्सुअल का प्रकार है, ठीक है, अलैंगिक प्रवर्धन का ही प्रकार है। दाब या लेयरिंग का टाइप है कौन सा? माउंट लेयरिंग, स्टूल लेयरिंग या डेरी दाब। अमरूद के अंदर व्यावसायिक प्रवर्धन की सबसे मेनली विधि है, याद रखना। फिर आता है गुट्टी दाब, वायु दाब या चाइनीज। इसमें क्या करता है? पौधा है कोई बड़ा, उसके क्या करता है, टहनी के ही एक गमला बांध दिया हमने हवा में, और वहाँ पे उसको सफोगेनम गैस जो आती है उसके द्वारा 100 माइक्रोन की जो पन्नी आती है उसमें लपेट के गीला करके नमी दे रहे हैं, और वहीं से पौधा विकसित करके उसको काट के दूसरी जगह लगा रहे हैं, उसको बोलते हैं गुट्टी दाब। ये करते हैं अनार और लीची में,
ये दाब का कंप्लीट हो गया। अब आता है उसका अप्रो या ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग किसे बोलते हैं? अब एक मेन चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा ग्राफ्टिंग के अंदर। देखो क्लास 25 मिनट की हो गई, हो सकता है 10 मिनट और लूँ मैं आपकी, बट हॉर्टिकल्चर फिनिश, ठीक है, 10 क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है आपको रिवीजन के लिए, ठीक है। रूट स्टॉक, उपरो या ग्राफ्टिंग किसको बोलते हैं? उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, रूट स्टॉक और साइन, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। रूट स्टॉक किसको बोलेंगे? कोई भी अपना तना है, ठीक है, कोई भी पुराना पेड़ है, उसको मैंने काट दिया यहाँ से, ये भूमि थी, ये इतना पेड़ था, मैंने इसको यहाँ से काट दिया, तो ये जो बच गया ना, ये जो ठूंठ बच गया ना तना, उसको बोलेंगे रूट स्टॉक। अब मैंने इसका क्या है, ग्राफ्टिंग करनी है। कोई अच्छी क्वालिटी की मैं नर्सरी से एक शाखा लेके आया जिसमें फ्रूट्स लग रहे थे, तो उसको इसके ऊपर लगाऊंगा। तो ये जो नीचे का था ना, इसको तो बोलेंगे रूट स्टॉक, और ऊपर जो मैं शाखा लेके आऊँ बाहर से जो लगाने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? सांकुर शाखा। सांकुर शाखा। तो पढ़ो, मूल व्रंत या रूट स्टॉक किसको बोलते हैं? नीचे वाले भाग को। ये क्या होना चाहिए, इसमें क्या क्या गुण होने चाहिए अच्छे मूल व्रंत में? प्रतिकूल जलवायु को दशाओं के प्रति सहनशील होना चाहिए, जल्दी से वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही खत्म हो गया तो सांकुर का क्या मतलब रहेगा? जो हमने ऊपर लगाई थी उसका कोई सेंस ही नहीं रह जाएगा। थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है, पर उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपके, क्योंकि मैं जितना कर सकता हूँ इस स्क्रीन के माध्यम से, जितना जो अपने पास है संसाधन, उसी में मैं आपको 101% मेरा देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मेरे को फीडबैक देना, तो मैं नेक्स्ट क्लासेस वगैरह बनाऊँगा। रूट स्टॉक उसको होता है। अब बात करते हैं सांकुर शाखा। जो लेके आया हूँ मैं, उच्च गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, रोग मुक्त होनी चाहिए, रोग प्रतिरोधक होनी चाहिए, अच्छा उस पर वो होना चाहिए। अब देखो, जो मेरा तना था, जो मेरा रूट स्टॉक था, मूल व्रंत था, हो सकता है वो कम क्वालिटी का हो, बट मैंने उस पर लाके अच्छी क्वालिटी की सांकुर शाखा लगा दी, तो उस सांकुर शाखा का उस रूट स्टॉक के अंदर, साइन का उस रूट स्टॉक पे जो प्रभाव पड़ेगा, उसको इम्पैक्ट करेगी, उसको बोलेंगे स्टायोनिक प्रभाव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डब्ल्यू में आया क्वेश्चन है, स्टायोनिक प्रभाव क्या होता है? सांकुर के द्वारा रूट स्टॉक पर डाला गया प्रभाव, ये होता है। और पुराने और क्षतिग्रस्त जो फल वृक्ष है, उनको सुधारने के लिए इसी विधि का यूज़ लेते हैं। ग्राफ्टिंग के मेथड्स आप देख लो, बहुत मोस्ट है। वीनियर ग्राफ्टिंग, सबसे पहले वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर जो ग्राफ्टिंग है, 4 माह पुरानी शाखा लेते हैं, बेस्ट टाइम है जून, इसे अटैच डिस्चेज भी बोलते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग का बाकायदा चित्र आपको समझनी है ना, फुल थियोरेटिकल, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, क्लास जाके देखो, चेकआउट करो, बहुत अच्छी क्लास है। ये रिवीजन क्लास अपनी, शॉर्ट रिवीजन, ठीक है। ग्राफ्टिंग के प्रकार है वीनियर ग्राफ्टिंग, आम में इसको मोस्टली यूज़ करते हैं, अटैच डिस्चेज इसको बोलते हैं। फिर एपिकोटाइल, आम के अंदर व्यावसायिक रूप से काम में लेते हैं। फिर आते हैं इनार्चिंग। इनार्चिंग ग्राफ्टिंग मेथड बेस्ट मेथड है, सबसे फेमस है। ग्राफ्टिंग का सबसे फेमस मेथड कौन सा है? इनार्चिंग, आम में काम में लेते हैं। वेज ग्राफ्टिंग नाशपाती में लेते हैं। और ब्रिज ग्राफ्टिंग आम में ऋण में लेते हैं। पुराने पौधों को सुधारने के लिए ब्रिज ग्राफ्टिंग का काम में लेते हैं। ग्राफ्टिंग का मतलब तो समझो आप क्या हो रहा है। दूसरी, जैसे मेरा ये मूल पौधा है, इस पर मैंने कोई अलग चीज़ लाके यहाँ पे बांध दी और इसके गुण इसमें आ गए, उसको बोलेंगे स्टैनिक प्रभाव। ये हो गया मेरा ये हो गया मूल व्रंत, रूट स्टॉक। और जो ऊपर लाके लगाई मैंने, वो हो गई सांकुर शाखा, ठीक है, साइन जिसको बोलते हैं। ये इसके टाइप्स हो गए। नेक्स्ट जो है वो बच रहा है कलिकायन या बडिंग। अब कलिकायन जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। टी कलिकायन मोस्ट ध्यान से देखना, रिवीजन है, बाकी फुल इन्फॉर्मेशन क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दिए, देख लेना, ठीक है। कलिकायन या बेरिंग, ठीक है। सिल्ड कलिकायन या टी कलिकायन, इसमें क्या करते हैं, 2.5 से 3 सेमी की जो शाखा है लंबा, वो कटान करते हैं। बेर, मौसम्बी आदि के लिए सर्वाधिक प्रचलित है। 90% यूज इसी का होता है। अगर कलिकायन अगर कर रहे हैं ना बडिंग, तो 90% टी कलिकायन, टी आकार का उस पर वो लगाएंगे चाकू से, ठीक है, चीरा, फिर उसमें कलिका सेट कर देंगे, वो है। और इन में काम में लिए जाते हैं, 90% यूज है। पेच बडिंग आंवला और बील पत्थर में मोस्ट है। कुछ नहीं समझना पेच बडिंग क्या होती है, मत समझो, कोई ज़रूरी नहीं है। कंपटीशन एग्जाम है, पेच बडिंग किसमें यूज ली जाती है? आंवला और बील मोस्ट है, स्टार लगा लेना, लिख लेना। रिंग बडिंग बेर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेर राजस्थान की फसल है, जिजिफस मोर्शियाना बेर का नाम है, रहमनेसी बेर का कुल है। और बेर के अंदर जो प्रोपोगेशन मेथड्स यूज़ करते हैं, एसेक्सुअल, अलैंगिक, उनके अंदर कलिकायन या बडिंग यूज़ करते हैं। और बडिंग का भी जो टाइप है, रिंग बडिंग, छल्ला या वल्ले विधि, वो याद। और चिप बडिंग अंगूर, बहुत मोस्ट है चिप अंगूर में, ठीक है। शिखर या ट्रॉप वर्किंग, ये बीजू पौधों के जीर्णोद्धार के लिए यूज़ ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये चीज़ देखते हो, ये लो, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, विषाणु रहित पौधा तैयार करने के लिए मेरिस्टेम या एक्स प्लांट का यूज़ करते हैं। देखो मेरिस्टेम क्या होता है, आपने नाम सुना होगा, एक चीज़ शीर्ष पौधे का जो शीर्ष, टॉप डोमिनेंस शीर्ष, उसमें वायरस मुक्त पौधा क्यों तैयार होता है, ये चीज़ समझना थोड़ा सा। वैसे है रिवीजन क्लास, बट समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो वो इसलिए होता है कि उसका जो शीर्ष भाग होता है ना किसी भी प्लांट का, ऊपर टॉप या जिसको बोलते हैं,
तो वहाँ पे क्या है, जो सेल डिवीज़न होता है ना वो कंटिन्यूस होता रहता है, फास्ट होता है। तो सेल डिवीज़न कंटिन्यूस होता है, नई कोशिकाएं बनती रहती है, उसमें विभाजन की क्षमता अधिक होती है। तो नई कोशिकाएं बनेगी तो ऐसा तो है नहीं कोशिका बनती बनती विषाणु उस पर अटैक कर देगा आके। बार बार अगर वो विभाजन कर रहा है तो वो क्या मिलेगी, वहाँ पे विषाणु रहित मिलेगी। अगर अपन उसको काट के लगा रहे हैं तो उसकी तो आदत है बार बार विभाजन करने की, तो नया पौधा भी उससे फास्ट विकसित होगा। तो ये चीज़ है विषाणु रहित। अब बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन की। ये दो प्रवर्धन हमने पढ़ दिए, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक के सारे प्रकार मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है। अब बात करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आपको टोटीपोटेंसी नाम सुना होगा, टोटीपोटेंसी। ये देखो टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है, मैं उदाहरण से आपको समझाऊं। अगर कि कोई प्लांट है, उसका एक पार्ट ले लिया कोई सा भी, या फिर ऐसे सपोज करो ये मेरा हाथ है, ये मेरी बॉडी है, इसमें से कोई भी मेरा एक पार्ट ले लिया, कान काट लिया या अंगुली काट ली, और इसी अंगुली से एक दूसरा ऐसा कैसा वीर विकास गुजर बना दे, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी। उस अंगुली में ये क्षमता होनी चाहिए, उस बॉडी पार्ट में, उस प्लांट के बॉडी पार्ट में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो मुक्त रूप से एक नया पादप तैयार कर दे, उसको टोटीपोटेंसी बोलते हैं। नहीं समझे, दोबारा से समझना। पादप का ऐसा कोई भाग जिससे बॉडी का कोई छोटे से छोटा पार्ट जिससे नया पूरा पौधा तैयार कर सके, उस क्षमता को टोटीपोटेंसी कहते हैं। टोटीपोटेंसी की जो टर्म थी वो किसने दी थी, हैबरलैंड ने दी थी। किसने दी थी, हैबरलैंड ने। ये देखो हैबरलैंड। जो टिश्यू कल्चर है, उत्तक संवर्धन, उसका फादर भी कौन है, हैबरलैंड। इसमें सूक्ष्म प्रवर्धन के अंदर आता है। अब ये देखो ऊपरी भूस्तारी रनर्स किसके द्वारा, वर्ष पूर्व गांठ से स्ट्रॉबेरी में आता है। अंतभूस्तारी सकर्स, खजूर, केला, इनमें खजूर में जो सकर्स काम में लेते हैं प्रोपोगेशन के लिए 8 से 10 kg के होने चाहिए। स्वाड सकर्स जो होते हैं केले के अंदर, जल वाले जिनको बोलते हैं, तलवार और स्वाड दो होते हैं, 500 से 800 ग्राम के होने चाहिए। ऊपरी भूस्तारी स्टोलन जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूब घास, दूब घास का नाम क्या है पूछ लेता है। जिसको दूब घास का नाम पता है मेरे को ईमानदारी से कमेंट करोगे, मेरे को पता तो लगे ना यहाँ तक। जिसने दूब घास का नाम जिसको आता है वो नाम लिख देना, जिसको नहीं आता है वो लिखना सर हमें दूब घास का, भैया दूब घास का नाम नहीं मालूम। तो मेरे को ये पता रहेगा उसने यहाँ तक क्लास देखी, रिविज़न किया है, समझ में आया, ठीक है। घनकंद, प्याज, लहसुन, घनकंद, ग्लेडोलियस, राइजोबियम, ये आप एक बार देख लेना, उस क्लास में ठीक से समझ में आएगा। क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, एक चीज़ सिखा देता हूँ मैं अब। ये देखो आप, दाब कलम में जड़ निकालने के लिए ईटियोलेशन सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि दाब कलम जो जड़ें निकलती है, आईबी अपन लगाते हैं, कलम जो कर रहे हैं अपन, कलम मैंने बता दिया 3 प्रकार की, पत्ती कलम, तना कलम और जड़ कलम, ठीक है। तो उसमें जो जड़ें निकालते हैं उस कलम से, उस पत्ती से या फिर उस तने से या फिर उस जड़ के भाग से और जड़ें निकालते हैं, वो ईटियोलेशन सिद्धांत पे ईटियोलेशन सिद्धांत पे निकालते हैं। ग्राफ्टिंग का ऊपरी भाग, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऊपरी भाग सांकुर कहलाता है, नीचे का भाग मूल व्रंत या रूट स्टॉक कहलाता है, और जो सांकुर का प्रभाव मूल व्रंत पे पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेनिक प्रभाव। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक सा हार्मोन्स। अब ओनली अपनी क्लास कितनी हो गई, एक बार मैं देख लेता हूँ। क्लास हो गई 32 मिनट की, 40 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे अपन। थोड़ा सा और दिमाग को थाम के बैठिए, दिल तो कहीं और है आपका, ठीक है। कोई नहीं, पढ़ाई की बात करते हैं अपन। हार्मोन्स, पादप में हार्मोन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, वृद्धि कारक और वृद्धि अवरोधक। एक तो बढ़ाने वाले, एक घटाने वाले। जिंदगी में भी ऐसा होता है, 2 प्रकार के लोग मिलते हैं, 2 प्रकार के दोस्त मिलते हैं। एक अपने को उठाने वाले, एक अपने को गिराने वाले, एक अपने को अच्छा महसूस कराने वाले, एक नीचा दिखाने वाले। तो ये जो अच्छा महसूस कराने वाले हैं, अपने को उठाने वाले हैं, उसको बोलते हैं वृद्धि कारक, और जो गलत है अपने लिए वो बोलते हैं वृद्धि अवरोधक। तो वृद्धि कारक हार्मोन्स 3 है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है छोटे एग्जाम्स में, निम्न में से कौन सा वृद्धि अवरोधक नहीं है, और ये ऑप्शन दे देंगे आपको, ठीक है। एक इनमें से दे देगा, 3 ये दे देगा। जैसे ABA दे दिया मैंने एक, और आपसे क्वेश्चन कर लिया कि निम्न में से कौन सा वृद्धि अवरोधक नहीं है, कौन सा नहीं है, तीनों ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिया, एब है, सैद है, जो भी है, ठीक है। बात करते हैं इनके बारे में। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन, 3 वैसे हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं और जो वृद्धि को घटाते हैं। 2 वो कौन कौन से हैं, एक तो AB है, एब्सिक एसिड, जिसे स्ट्रेस या तनाव हार्मोन बोलते हैं, और दूसरा इथाइलिन जो फलों को पकाने के काम में आता है। अब बात करें ऑक्सिन के मुख्य मुख्य कार्य, और ऑक्सिन को अगर बाजार में लेने जाओगे आप तो ऑक्सिन आपको सेरेडेक्स के नाम से मिलेगा। किस नाम से मिलेगा, सेरेडेक्स। ऑक्सिन शीर्षस्थ विकास करता है, IAA इंडोल जो एसिटिक एसिड है उससे, ठीक है। शीर्षस्थ विकास किसको बोलते हैं, टॉप डोमिनेंस, तने के ऊपर का जो सबसे ऊपर का भाग है शिरा, उसका विकास करता है ऑक्सिन, और IAA ऑक्सिन का प्रकार है। कलमों में जड़ें निकालने के लिए IBA 100 से 50 एंट्रोल ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है। IBA जड़ें निकालने के लिए, IBA याद रखना, जड़ें निकालने के लिए कलम को 45 डिग्री के कोण पे लगाते हैं। 2/3 भाग उसका ज़मीन के अंदर होता है, 22.5 सेमी लंबी लेते हैं। ये कॉमन चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर किसी को पता नहीं होती, याद नहीं होती, कन्फ्यूज हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में।
ये अगर कन्फर्म है ना, कोई से भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे ना, लप के आपका सिलेक्शन होगा। फिर ऑक्सिन किसके लिए, अनिश्चयक फलन जो होता है पार्थेनोकोपी उसके लिए उपयोगी है। NAA, IBA, IAA ये सब ऑक्सिन के ही प्रकार है, ठीक है। NAA फलों को गिरने से रोकने व बचाने के लिए काम में आता है। खरपतवार के रूप में 2,4-D है, वो ऑक्सिन का ही रूप है। मात्रा के अनुसार काम में लेंगे तो खरपतवार नाशी बन जाएगा, वरना हार्मोन्स के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन। देखो साइटो मतलब कोशिका, सबसे समझ में आ रहा है। साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन में सहायक है। पोषक तत्वों को स्थानांतरण करने में, जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आवश्यक है ये, और कोशिकाओं का आकार बढ़ाने में है। नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रेलिन। जिब्रेलिन अनिश्चयक फलन, बीज रहित जो फल होते हैं ना उनको बढ़ावा देता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट जो है बोनापन हटाने के लिए और डोरमेंसी तोड़ने के लिए भी जिब्रेलिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है खीरे में मादा पुष्पों की संख्या बढ़ाने और विरलीकरण। देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये हार्मोन से वृद्धि अवरोधक होते हैं और वृद्धि बढ़ाने वाले होते हैं, तो ये वृद्धि बढ़ाने वालों में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिब्रेलिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। तो ऑक्सिन का मैंने बता दिया, साइटोकाइनिन का बता दिया, कोशिका विभाजन, पोषक तत्वों का स्थानांतरण, कोशिकाओं के आकार में वृद्धि। जो जिब्रेलिन जो है, एक चीज़ आपने देखी होगी, विरलीकरण या थिनिंग किसको बोलते हैं, कि अधिक फूल आ गए ना फसल पे तो उनको हटाने को अपन क्या बोलते हैं, विरलीकरण या थिनिंग। तो ये इसकी मात्रा के आधार पे काम कर रहा है। अगर अधिक मात्रा में ले रहे हैं तो अपने ये फूलों को झाड़ भी रहा है और बचा भी रहा है, वृद्धि भी कर रहा है। जिब्रेलिन अनिश्चयक फलन, सबसे मोस्ट जो जिब्रेलिन का वो अनिश्चयक फलन को, सुसुप्तावस्था डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी हटाने को और विरलीकरण के यूज देते हैं। अब बात करते हैं ABA, जो वृद्धि अवरोधक थे दो, ABA और इथाइलिन। ABA क्या आता है, एंटी जिब्रेलिन हार्मोन है, जिब्रेलिन का उल्टा काम करेगा ये। डोरमेंसी लाएगा, रंध्रों को बंद करेगा, शुष्क खेती के लिए है, वृद्धि को रोकेगा। रंध्रों को बंद कर देगा तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण कम हो जाएगा, तो पौधा की वृद्धि रुक जाएगी, पर वो सूखा सहन करने योग्य हो जाएगा। शुष्क खेती में है, ठीक है। MH जो होता है मेलिक हाइड्रोलाइज अंकुरण, प्याज का जो भंडारण करते हैं उसमें प्याज उग जाता है, उसको रोकता है। 2500 ppm यूज़ करते हैं। इथाइलिन आप सबको पता है गैसीय हार्मोन है, C4H4 इसका इथोफेन, इसका केमिकल जो सूत्र है वो है, और ये क्या करता है, आपके जो प्लांट्स हैं, सॉरी जो फ्रूट्स हैं उनको पकाने का काम करता है, गैसीय हार्मोन है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सरी। अब देखो यहाँ तक आ गए, फ्रूट्स का टाइप पढ़ लिए, खाने का प्रकार, सारा कुछ पढ़ लिया, हार्मोन्स पढ़ लिया। अब आती है बात कि नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। 37 मिनट हो गई। स्थायी और अस्थायी। अस्थायी जो होती है वो सब्जियों के लिए, कुछ टाइम के लिए, जैसे मिर्ची की क्यारी में हमने नर्सरी कर ली, ठीक है, और टमाटर की नर्सरी कर ली, 2 महीने बाद जो भी टाइम था उसके बाद हमने हटा के उसको दूसरी जगह लगा दिया, वो होता है अस्थायी। सस्ती है, अस्थायी है, कम अवधि के लिए। और स्थायी होती है फल वृक्षों के लिए। फल वृक्षों की नर्सरी क्या लंबे टाइम तक रहती है, फिर वो उगाने योग्य होते हैं। अब इसमें है कितनी प्रकार की है, 4 प्रकार के। समतल क्यारी, फ्लैट बेड जिसको बोलते हैं, समतल बिल्कुल बलुई दोमट के लिए है, ठीक है। नॉर्मली क्यारी करते हैं उसको समतल बोलते हैं। फिर आती है रेस्ड बेड, उठी हुई क्यारियाँ। अब उठी हुई क्यों लेंगे, जहाँ पे वर्षा का जल भरता है। देखो अधिक वर्षा जल वाले क्षेत्रों में, जड़ गलन की समस्या वाले में, धरातल से 10 से 15 सेमी उठी हुई बनाते हैं, मतलब जो सरफेस है उससे 10 से 15 सेमी उठी हुई बनाते हैं। फिर आती है गहरी क्यारी, इसका उल्टा 10 से 15 सेमी अंदर दबा के बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, सर्दियों के अंदर गहरी, सर्वाधिक ठंड व लू से बचाव हेतु 10 से 15 सेमी गहराई पे बनाते हैं। फिर आती है हॉट बेड, गर्म क्यारी विधि। गर्म क्यारी विधि का क्या है सीन, इसमें देखो हॉट बेड धरातल से 10 से 15 सेमी गहराई में बनाएंगे, पर कार्बनिक पदार्थ और गोबर उसमें जो बिछाएंगे ना नीचे, उसमें अपन यूज़ करेंगे कार्बनिक पदार्थ और गोबर। उससे क्या होगा, इस गोबर और कार्बनिक पदार्थ की गर्मी से सर्दियों के अंदर जो सीड और उसको जर्मिनेट होने में, अंकुरण होने में आसानी रहेगी, ठीक है। यहाँ नर्सरी तक पढ़ लिया। इसके बाद में अपना आता है बीजोपचार, FIR। पहले फंजीसाइड, फिर I इंसेक्टिसाइड, फिर R राइसोबियम कल्चर, ये बीजोपचार के लिए है। तो बीजोपचार के लिए बावेस्टीन, वीटावेक्स, थायरम, कार्बेंडाजिम ये यूज़ कर सकते हैं जीवाणुनाशी के रूप में। और बुआई से पूर्व 5% फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या होता है, नर्सरी की जो ज़मीन है ना उसको रोगाणु रहित करने के लिए फॉर्मेलिन आती है, कि पहले से कोई सीड इसमें सोइल बोन अगर डिजीज़ के कोई पैथोजेंस वगैरह हैं, फैक्टर्स हैं, तो वो नष्ट हो जाएंगे और मृदा का सैनिटाइजेशन हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं। और सोलराइजेशन में क्या होता है, सोलराइजेशन में प्रकाश से, जैसे ज़्यादा धूप पड़ रही है, 45 से 50 डिग्री टेम्परेचर है, पन्नी लगा दिए और पन्नी लगा देते हैं इस पर, जिससे क्या है मृदा का तापमान बढ़ जाता है और सूक्ष्म जीव जो होते हैं नुकसानदायक अपने रोग वाले, वो ऐसे ही मर जाएंगे, तापमान बढ़ जाएगा तो। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा और बच रहा है आपके, ये लो, ये बच रहा है बस।
कौन सा लेआउट, इसकी विधियाँ कौन कौन सी है। बाग देखो नर्सरी तैयार कर लिया, बाग तो लगाना पड़ेगा, क्लास थोड़ी खत्म कर दे फिर नर्सरी में पौधे खराब हो जाएंगे अपना। तो ये जल्दी से समझ लो 5 विधि है। पहली है स्क्वायर मेथड या वर्गाकार विधि, सबसे सरल, सबसे पुरानी, सबसे सस्ती और आसान विधि है, सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है, पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी समान रखी जाती है। ये सपोज दैट ये पौधा है और ये पौधा है, तो इसके बीच में जो दूरी है वो और इस ये जो लाइन टू लाइन दूरी है, मतलब प्लांट से प्लांट और लाइन टू लाइन की दूरी समान रखी जाती है, स्क्वायर मेथड हो गया। बात करते हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम या आयताकार, 4 पौधे मिलकर एक आयत का निर्माण करते हैं। आयत ऐसे बनता है, देखा, ये वाली दूरी ज़्यादा हो गई, ये कम हो गई। पौधे से पौधे की दूरी पंक्ति से पंक्ति की दूरी से कम होती है। ये पौधा हो गया, ये पौधा हो गया, ठीक है, ये प्लांट, इनकी दूरी कम है, जबकि इस लाइन से इस लाइन की दूरी ज़्यादा है। तो ये आयत का निर्माण करते हैं 4 पौधे मिलके। फिर आता है त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर मेथड, HDP के लिए, सघन रोपण के लिए, ज़्यादा अधिक मात्रा में पौधे लगाए ना कम समय कम भूमि में, उसके लिए त्रिभुजाकार विधि है। पहाड़ी क्षेत्र और त्रिकोणी भूमियों के लिए बेस्ट मेथड है। त्रिकोणी भूमि है, सही खेत पूरा चौकोनी है, तो उसके लिए अपन याद यूज करते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट विधि है पंचभुजाकार, 5 भुजाकार या क्वीन कक्स विधि, इसको बोलते हैं क्वीन कक्स। इसको 5 भुजाकार इसलिए बोलते हैं, ये मेनली आपके वर्गाकार की तरह ही है, बस बीच में एक पूरक पौधा लगाते हैं और पूरक पौधे के रूप में पपीता, फालसा, अनानास, केला, जामुन अपन लगा सकते हैं। मोस्ट है कि बेस्ट पूरक पौधा कौन सा है, तो उसमें आएगा पपीता और फालसा। पूरक पौधा क्यों लगाते हैं वो चीज़ भी सुन लो। पूरक पौधे से प्रारंभिक वर्षों में अब देखो वन लगा रहे हैं, बाग लगा रहे हैं, तो ऐसा है नहीं आज लगाया 2 साल 1 साल में ही उत्पादन, नहीं भाई, 5-6 साल लग जाते हैं अपन उससे प्रोडक्शन लेके लाभ कमाने में। तो उसके लिए बीच में अपन क्या करते हैं, पूरक पौधा लगा दिया छोटा, तो वो तो 6 महीने में तैयार हो जाएगा, तो उसका जो प्रोडक्शन आ रहा है उसको अपन सेल करके लाभ कमा सकते हैं, खर्चा अपन चला सकते हैं। वर्गाकार विधि से लगभग दुगने पौधे लगते हैं। ये लाइन लिख लेना कि पंचभुजाकार विधि या क्विनकक्स जो विधि है उसमें वर्गाकार विधि से दुगने पौधे लगते हैं। नेक्स्ट है षटभुजाकार या हेक्सागोनल, अधिक घना भाग हो जाएगा, वर्गाकार की अपेक्षा 15% अधिक पौधे लगेंगे, वर्गाकार की अपेक्षा अधिक पौधे लगेंगे 15%। देखो षटभुजाकार में 15% अधिक लग रहे हैं, पंचभुजाकार में डबल पौधे लग रहे हैं। ये महंगी और शहरी क्षेत्र के लिए बेस्ट है। फिर आता है कंटूर मेथड, समोच्च रेखा विधि, पहाड़ियों के लिए जिनमें 10% से अधिक ढलान है। ये हो गई विधियाँ। अब विधियाँ तो हो गई, अब कौन कौन सी कितनी दूरी पे लगाते हैं वो चीज़ भी आप देख लो। आम और कटहल में 10x10 की दूरी लेते हैं, R/P में। आंवला, लीची 9x9, अमरूद, बेर, बील 8x8, नींबू, माल्टा, खजूर 6x6। ये चीज़ें समझाने की कुछ नहीं है, रटना है आपको। अनार में 5x5, पपीता, अंगूर, केला, फालसा, केरोंदा 3x3। और आम की जो आम्रपाली के समय हाई जो डेंसिटी प्लांट के लिए होती है रोपण के लिए, उसमें लेते हैं 2.5 से 2.5 की दूरी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपके समझ में आई होगी। 42 मिनट मैंने ली है आपकी, तो यही मेरा खुद का मानना है कि आपका 42 मिनट ख़राब नहीं गए होंगे, आप संतुष्ट होंगे। बाकी सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा, आपकी कुछ हेल्प हुई है तो आप वो कर सकते हैं, आपकी हेल्प हुई है तो मेरी हेल्प करें, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और 1000 लाइक मेरे को इस पर चाहिए, कैसे भी आपको काम है वो करना। 1000 लाइक्स, 24 मिनट्स कंटिन्यू मैं बिना रोके बोले जा रहा हूँ बहुत स्पीड से, तो इतना तो बनता है आपके भाई के लिए। तो आप 1000 लाइक शेयर कमेंट करें। बाकी मेरे को कमेंट्स करके यार, लाइक करना मत करना, कमेंट करके मेरे को बताना जो मेहनत की आपके काम आई नहीं आई, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो सारे भाइयों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।